जिंदगी को व्यतीत करते हुए माध्यमिक शिक्षा में 70 से 80% जो भागीदारी दे रहा है, उसको मानसिक रूप से जो है वह स्वतंत्र नहीं है। जब मानसिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है, उसको न सरकार द्वारा मानदेय मिल पा रहा है, प्रबंधक द्वारा 2000, 4000, 5000 रुपया मानदेय दिया जा रहा है, इस महंगाई का वो मुकाबला नहीं कर पा रहा है और अल्प मानदेय की वजह से, और न सरकार उसको जो है मानदेय देने की कोई बात कर रही है। तो माध्यमिक शिक्षा का जब 70 से 80% भाग जो है मानसिक रूप से पीड़ित शिक्षकों द्वारा दिया जाएगा मान्यवर, तो आप खुद समझ लें कि शिक्षा का किस तरह से स्तर जो है उठाया जा सकता है। इसलिए हम चाहते हैं इस सरकार से कि वित्तविहीन शिक्षकों को तत्काल जो है उनके जीवन यापन के लिए जो है 105 वालों को जरा बुलाइए, मानदेय की व्यवस्था करे जो है। और जहां तक एडेड विद्यालयों में मान्यवर पुरानी पेंशन के विषय में हमारे साथियों ने बात किया, पुरानी पेंशन पर बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही है और जिसको हम जो है बुढ़ापे की लाठी कहते हैं, और बुढ़ापे में यही सहारा देती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति मेरी जहाँ तक समझदारी है कि जब तक पैसा कमाता है वेतन महीने का पाता है, तब तक तो वह रूटीन वे में खर्च करते चला जाता है। बुढ़ौती के लिए उसको जो है वो जो लाठी का काम करती है, लाठी के रूप में सहारा पेंशन करती है, इसलिए उसको पेंशन की जरूरत है, जिसकी मांग पूरी देश में हो रही है, प्रदेश में हो रही है, और उसको देने की सरकार जो है तत्काल व्यवस्था करे। और सबसे बड़ी समस्या एडेड विद्यालयों में आ गई है कि उनके ये चयन बोर्ड आयोग की धारा 21, 18 और 12 को इस तरह से संशोधित कर दिया गया कि उनकी सेवा नियमावली ही अपंग हो गई। एक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है माननीय सभापति महोदय कि जिसको जिस पद पर रखने का अथॉरिटी जो होती है उसी को निकालने का भी अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पर चयन बोर्ड आयोग माध्यमिक शिक्षा में चयन बोर्ड आयोग नियुक्ति करता है और निकालने का अधिकार जो है डीआईएस को दे दिया गया। ये जो है ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि नियुक्ति जो है चयन बोर्ड आयोग करे और उसको जो है सस्पेंड और टर्मिनेट जो है डीआईएस कर दे, जो है यह बहुत गलत बात है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको इस सरकार ने ही जो है इस व्यवस्था को नहीं लादा है, इसको सरकार माननीय नेता सदन जी जरा जो है आप इस पर ध्यान दें जो है कि ये व्यवस्था खत्म हो, यह व्यवस्था खत्म हो। ये जो है सेक्शन 21, 18 और 12 की व्यवस्था जो है स्थापित हो, ताकि जो है उनकी सेवा नियमावली जो है सुरक्षित हो सके। वह भी दिन रात परेशान है कि कब तक मैं विद्यालय में सेवारत हूँ और कब हटा दिया जाऊंगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। समाप्त करिए। बस मानवर आ गया अंतिम दौर में। मैं राजकीय विद्यालयों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि राजकीय विद्यालय जो नए RMS की योजना से खोले गए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की योजना से मानवर, उसमें 1, 2, 3 शिक्षक, उनके पद जितने हैं वहां पर उसके मुताबिक उनकी नियुक्तियां नहीं। अकेले दुकेले विद्यालय में शिक्षक क्या पढ़ाएगा, किसको पढ़ाएगा? हाई स्कूल की मान्यता है, इंटर की मान्यता है, बिल्डिंग करोड़ों की बन गई है जो है, और पढ़ाने के लिए उसमें अध्यापक नहीं है। और 4 बार सबसे बड़ी विषमता की बात मैं बता दूं माननीय सभापति महोदय कि TGT और PGT की जिस परीक्षा से इसमें भर्ती होनी थी, 4 परीक्षाएं निरस्त हो गई। 4 परीक्षाएं का डेट आया और चारों की निरस्त हो गई। मैं इसका शुरू में विरोध कर रहा था, जब इस सारे आयोगों को भंग करके एक आयोग बनाने की बात सरकार ने किया कि राज्य शिक्षा आयोग बनेगा और सारे आयोग भंग किए जाते हैं। जिस दिन विधेयक आया उस दिन मैंने इसका विरोध किया था कि जब अलग अलग आयोग थे तब तो काम समय पर पूरा ही नहीं हो पा रहा था, और जब सारे आयोगों को भंग करके एक ही आयोग जब बनाया जा रहा है तो काम पूरा नहीं होंगे। उसका नतीजा है कि आयोग के चेयरमैन जैसे सम्मानित पोस्ट से लोग इस्तीफा देकर के भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से को नहीं कर पा रहे हैं। और इन विद्यालयों में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, जिससे साफ सफाई नहीं हो पा रही है। और
आश्रम पद्धति के विद्यालयों में मानवर 17 साल से शिक्षक जो है कार्यरत हैं। यह 17 साल से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ये जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हैं। 17 साल से लोग उसमें काम कर रहे हैं मानवर, लेकिन उनको विनियमित नहीं किया गया। समाप्त करिए अब। जी सर, बिल्कुल अब समाप्त के कगार पर ही हैं सर कि इनको विनियमित करने के लिए मैं चाहता हूं माननीय नेता सदन जी कि जब 17 साल से जो कंटिन्यू काम कर रहा है और सरकारी संस्था में काम कर रहा है तो उसको कम से कम विनियमित तो कर दिया जाए। और अंत में मैं आपसे अल्पसंख्यक जो हमारे शिक्षक हैं, जो मदरसा विद्यालयों में पढ़ाते हैं, जो उनका केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से जो है उनका मानदेय रोक दिया गया और बिना एक पैसा के सरकारी अनुदान के वो अभी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। यह जो है शिक्षा का विषय है और इस पर हम चाहेंगे कि माननीय सभापति महोदय के माध्यम से नेता सदन इस बात का जरूर ध्यान दें कि जो है अल्पसंख्यक जो विद्यालय हैं, जिस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था, याद होगा आप सभी को कि एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में हम लैपटॉप देंगे। और उन शिक्षकों के लिए जो कुछ भी केंद्र से मिल रहा था उसको भी बंद कर दिया गया और जो प्रदेश से मानदेय मिल रहा था 40% उसको भी बंद कर दिया गया। आज वो भूखमरी के कगार पर हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं नेता सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि समाज की रीढ़ शिक्षा होती है और शिक्षा से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। इस पर जो है सरकार ध्यान दे, इसकी रीढ़ को तोड़े न, शिक्षा को बर्बाद न करे, पूंजीपतियों के हाथ में न बेचे। इस पर आप सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और इस सुनिश्चित विषय पर मैं सदन की कार्यवाही रोक करके इस पर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। ठीक, उत्तर कौन देगा? माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी। माननीय सभापति जी, माननीय सदस्यों द्वारा जो शिक्षा की व्यवस्था के ऊपर प्रश्न उठाया गया कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में शिक्षा की जो व्यवस्था थी उसमें गिरावट आई है। ये कहना पूरी तरह से गलत होगा कि शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत पिछले 9 वर्षों में कोई कार्य नहीं किया गया और बच्चों के भविष्य के लिए सरकार बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रही है। ये सदन के अंदर इस तरह के चीजों के ऊपर चर्चा करना जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद है और जिसको पूरी तरह से हम गलत ठहराते हैं। सरकार के द्वारा पिछले 9 वर्षों में बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए जिसके अंतर्गत हमने बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का कार्य किया है और ये सारी चीजें डेटा के आधार पे जो सर्वेस किए जाते हैं समय समय पे, उसके आधार पे मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण, माननीय मंत्री जी का जवाब सब आउट ऑफ फैक्ट। अब उनको अपनी बात कहने तो दीजिए। माननीय नेता विरोधी दल, नहीं माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय जाइए। माननीय मंत्री जी कुछ अगर कहना हो कह दीजिए, वैसे वो लोग सुनना नहीं चाहते हैं।
मैं माननीय सभापति जी अभी तो उत्तर देना भी मैंने प्रारंभ नहीं किया था, उससे पहले उठ करके सभी चले। मैं पूरा उत्तर दे रहा हूं, हर एक चीज का, उनके एक एक प्रश्न का मेरे पास में उत्तर। आप अनुमति दे तो मैं हर एक चीज को यहाँ पे सदन में रख दूं। दीजिए उत्तर थोड़ा सीमित समय में। सरकार के द्वारा बहुत सारे अहम ऐसे फैसले निर्णय लिए गए जिससे बच्चों के भविष्य को सुधारा गया है, और जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का किया गया, ये पूरे देश के अंतर्गत ये सर्वेक्षण होता है। और मैं उत्तर प्रदेश के लिए बताना चाहता हूं कि कक्षा 3 और कक्षा 6 में जो बच्चे हैं उत्तर प्रदेश का, उनका प्रदर्शन अगर औसत देखी जाए राष्ट्र भर से हर एक अन्य प्रदेश से, तो हमारे प्रदेश का जो प्रदर्शन है वो बेहतरीन रहा है। कक्षा 3 में भाषा में उत्तर प्रदेश का जो औसत है वो 68% रहा है, और जो कि राष्ट्रीय औसत है अन्य सभी प्रदेशों का अगर देखा जाए वो 64%, जो पूरे राष्ट्र में अन्य सभी प्रदेशों से अधिक है। अगर मैं गणित में कक्षा 3 में उत्तर प्रदेश का औसत देखूं, उत्तर प्रदेश के छात्रों का, वो 64% रहा है, जो कि राष्ट्रीय औसत केवल 60% है। 60 और उत्तर प्रदेश का जो औसत 64% है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। कक्षा 6 में भी उत्तर प्रदेश का जो भाषा एवं गणित का प्रदर्शन है वो अन्य सभी प्रदेशों से बेहतरीन रहा है। यह अपने आप में बताता है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव किए गए हैं, जो फैसले किए गए हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उससे बच्चों के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उस पर प्रभाव पड़ा है, वो बेहतर हुआ है। प्रदेश सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत एक कार्यक्रम चलाया जाता है जहां पे बच्चों को भाषा और गणित का ज्ञान दिया जाता है, और निपुण विद्यालय के रूप में जब हर एक बच्चा उस विद्यालय का निपुण बन जाता है तो उस विद्यालय को निपुण घोषित किया जाता है। 2025-26 में मैं बताना चाहता हूं कि आपको उत्तर प्रदेश में 48,000 से अधिक विद्यालयों को निपुण विद्यालय के रूप में घोषित किया गया है, जहां पे पढ़ने वाले हर एक बच्चे को भाषा और गणित का ज्ञान पूरी तरह से उन बच्चों में है। इन मूल्यांकनों का अलग से भी सर्वे करा करके इसको हम लोग चेक करवाते हैं कि जो डेटा हम लोगों के पास में आ रहा है इन सभी विद्यालयों का, ये वाकई में सही डेटा है या नहीं है। इसको अलग से भी वेरीफाई किया जाता है, उसके माध्यम से ये रिपोर्ट तैयार की जाती है कि बच्चों के अंदर जो उनके लर्निंग की जो स्किल है वो बेहतर हुई है। माननीय सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा प्रश्न उठाया गया कि विद्यालयों को बंद किया गया है पेयरिंग की व्यवस्था के अंतर्गत और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। मैं माननीय सदन को पिछली बार भी इस सदन में इस प्रश्न को उठाया गया था, तब भी सूचित कराया था, और इस बार भी मैं आपको सूचित कराना चाहता हूं कि किसी भी विद्यालय को बंद करने का निर्णय सरकार ने नहीं लिया है। एक भी विद्यालय बंद नहीं किया गया है। 50 से कम बच्चों वाले विद्यालय जो थे उनको आपस में पेयर किया गया, और जो विद्यालय उसकी जगह पर रिक्त हुआ जहां से उन बच्चों को ले जाकर के 1 किलोमीटर की अवधि के अंतर्गत प्राथमिक में और उच्च प्राथमिक 3 किलोमीटर की अवधि के अंतर्गत उन विद्यालयों को, जो कि एनईपी के अंतर्गत नियमावली है उसी के मानकों को पालन करते हुए हमने विद्यालयों को मर्ज किया 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के अंतर्गत। और जो विद्यालय खाली हुए उन विद्यालयों में प्री प्राइमरी यानी कि बाल वाटिका की क्लासेस का संचालन किया जा रहा है, और उन बच्चों के लिए सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। प्री प्राइमरी के लिए हम सब लोग जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हमने डिजिटल एजुकेशन को, डिजिटल लर्निंग को बच्चों को, क्योंकि आधुनिक जब युग है तो आधुनिक शिक्षा की व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। हमने प्रदेश में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए पिछले 8 वर्ष के 9 वर्ष के कार्यकाल में बहुत कार्य किया है, और जिसके फलस्वरूप आज उत्तर प्रदेश में 32,000 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की सुविधा संचालित है। बच्चे डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। फर्नीचर के संबंध में मैं उपलब्ध जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर एक विद्यालय को फर्नीचर उपलब्ध कराए जाने के लिए हमारी सरकार बहुत तेजी से कार्य कर रही है, और वर्तमान में 65
प्रतिशत स्कूलों में फर्नीचर की भी बच्चों की जो सुविधा है उसको भी पूर्ण किया जा चुका है, फर्नीचर भी उपलब्ध कराया जा चुका है। शिक्षा की गुणवत्ता तथा सभी बच्चों की जो शिक्षा है उसको पूरे प्रदेश में एक नया आयाम देने के लिए, एक नया रूप देने के लिए हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो विजन है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों के अंतर्गत किस तरह की शिक्षा की एक प्रणाली बनाई जानी चाहिए और किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, इसको देखते हुए हमने सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय की एक नई योजना को बनाकर के लागू किया। इस योजना के अंतर्गत 150 सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल जो कि रुपए 4,500 करोड़ की धनराशि से हमारे सभी 75 जनपदों में, जिसका कार्य भी चल रहा है, गतिमान है, हर एक जनपद में 2-2 विद्यालय को बना करके हम सब लोग तैयार कर रहे हैं। और बहुत जल्द जब ये विद्यालय माननीय सभापति जी बन करके तैयार होंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो विजन है हर एक बच्चे का भविष्य को संवारने का, उसके भविष्य को बेहतर बनाने का और उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश के रूप में, जिस तरह से उत्तर प्रदेश एक ग्रोथ इंजन के रूप में आज बन करके उभरा है, हमारा उत्तर प्रदेश का हर एक बच्चे का भविष्य सवरे, इस विजन के साथ हम सब लोग कार्य करेंगे और ये विद्यालय जब बन के पूर्ण होंगे हमारा विजन साकार होगा। हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के हर एक बच्चे के लिए 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु, 6 वर्ष की मिनिमम आयु है कि कक्षा 1 में दाखिला लेने के लिए मिनिमम 6 वर्ष की आयु होनी चाहिए और उससे पहले प्री प्राइमरी की व्यवस्था, जिसका मैंने जिक्र किया कि जो विद्यालय अभी खाली हुए हैं मर्जिंग के प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में, उन सभी विद्यालयों में प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की, 4 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु तक वहां बच्चा प्री प्राइमरी की क्लासेस को करेगा और 6 वर्ष का हो जाने के बाद में हमारे बेसिक शिक्षा के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक यानी 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे के लिए शिक्षा को अनिवार्य करना हमारी सरकार के लिए हमारी प्राथमिकता है, हमारा संकल्प है। और हम समय समय पे स्कूल चलो अभियान के माध्यम से और विभिन्न अलग अलग जागरूकता के कार्यक्रमों के माध्यम से हर एक बच्चा जो स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था से आज जुड़ा हुआ नहीं है उसको शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने का सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। और मैं इसको सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो शिक्षा की व्यवस्था से दूर हो। आज भी हम इसको मैं दावा कर सकता हूं कि हमारे शिक्षक भी जाते हैं और भी हमारे जितने